हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो इंडियन पॉलिटी के आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में और उसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसके बारे में करने वाले हैं। एक लेसन में आज 4 टॉपिक लाने का मेरा मकसद क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा जो प्रेसिडेंट का टॉपिक था वो हमारा पूरा एक लेक्चर में मैंने कवर किया था, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक था। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है, इनसे इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं और जिन टॉपिक्स पर इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको आज करवा दूंगा। तो ये बात हमारी है। अगर आपको इसको बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो अभी तक मैं ये 2 टॉपिक पीछे दिल्ली पुलिस का बैच लॉन्च करने से पहले ये 2 टॉपिक मैं करवा चुका था आपके, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो और इनके बारे में हमारा जो दिल्ली पुलिस का बैच खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में साथ में क्या है, जो ये हमारा जो पहले सीरीज चल रही थी उसको मैं कंप्लीट करूंगा और आगे हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल है या और भी जितनी भी पोस्ट रह गई है उन सब के बारे में डिटेल में, जैसे कि मैं आपको क्या करता, वीकली अपडेट लेता था कि भी क्या करता था मैं। जैसे प्रेसिडेंट के टॉपिक पर हमने पूरा 1 हफ्ता लिया था और उस पर क्या हर डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल बारीकी है, हमने उसके ऊपर काम किया था। तो अगर आपने अभी तक ये 2 वीडियो देखनी है, आपको डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में चेक करना है क्या होता है क्या नहीं होता है, तो आप ये 2 वीडियो देख सकते हैं। इसकी प्राइम मिनिस्टर की अभी पूरी वीडियोज़ नहीं आई थी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की आपके पास पूरी वीडियोज़ मिल जाएंगी और प्राइम मिनिस्टर की भी जो इंपॉर्टेंट थी वो वीडियोज़ में डाल चुका था। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई पॉइंट अगर आपका छूट गया है तो हम उसको बता देंगे अगले लेक्चर में जो। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हमारे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति बारे में क्या क्या आपको पता होना चाहिए ये हम आपको आज बता देंगे। जो मेन दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल का बैच है उसके मद्देनजर रखते हुए क्या क्या हम आपको बताएंगे, वही सारा इंपॉर्टेंट है। उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं पहले कि भाई आपको अगर इलेक्शन लड़ना है वाइस प्रेसिडेंट का तो उसके लिए क्या क्या आपके लिए क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें मेन 4 क्वालिफिकेशंस हैं। क्या क्या है? सबसे पहली क्वालिफिकेशन, शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी यहाँ का परमानेंट नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। ये नहीं है कि ओसीआई कार्ड होल्डर है या फिर क्या है और किसी डिप्लोमेट के तौर पर आया हुआ है, तो मतलब क्या है, फॉरेनर नहीं होना चाहिए। एक परमानेंट सिटीजन। परमानेंट सिटीजन क्या होता है? जो इंडिया में आया है, इंडिया में पहले से ही जन्म हुआ है, उसके बाप दादा सारे क्या है इंडिया से ही पैदा हुए हैं और उनको क्या है इंडिया की सिटीजनशिप मिली हुई है, तो वो क्या हो गए, हमारे सिटीजन हो गए एक तरह से। और क्वालिफिकेशन में और क्या है, should be at least of 35 years age। 35 साल का वो कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन, कोई भी व्यक्ति है वो लड़ सकता है, क्वालिफाई करेगा इलेक्शन के लिए, वरना उसका जो नामांकन है वही रद्द कर दिया जाएगा अगर वो एलिजिबल नहीं है तो। 3rd क्वालिफिकेशन क्या है, शुड बी क्वालिफाइड to be elected as a member of राज्यसभा। कि भी राज्यसभा के मेंबर को जो क्या है क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है सिलेक्ट होने के लिए, वो सभी क्वालिफिकेशंस भी क्या है जो वाइस प्रेसिडेंट को के पोस्ट के लिए आपको क्या है क्वालिफाई करनी पड़ेंगी, तभी क्या होंगे आप एलिजिबल होंगे, क्वालिफाई करेंगे इलेक्शन के लिए। और लास्ट
और सबसे इंपॉर्टेंट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये वर्ड बहुत बार आता है और हर बार आता है, हर इलेक्शन में आता है। किसी का भी इलेक्शन में पता करना हो या फिर और कोई भी चीज़ है, जो मेन चीज़ें होती हैं हर जगह आपसे पूछा जाता है कि कोई सब में क्या है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, कंडीशन होती है कि आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से आपका क्या मतलब है, ये आपको अगर पता करना है तो आप हमारी वीडियो में जा सकते हैं। आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से क्या नहीं लेना हो, ले रहा हो, सैलरी नहीं ले रहा हो, तो उसको सैलरी लेने को क्या कहेंगे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहेंगे कि भी गवर्नमेंट से क्या ले रहा है, वो सैलरी ले रहा है किसी प्रकार की। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि भी कौन सी पोस्ट जो इसमें क्या है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट प्रॉफिट में नहीं आती है, और कौन सी पोस्टें बाकी जो बचेगी उसकी, उनकी पोस्टों के अलावा सरकारी में जितने भी क्या है स्टेट के अंदर आती हैं। स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, और उसके साथ साथ जो लोकल क्या है, जो LIC वगैरह है, सेल है, तो ONGC है, तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो सरकार के अंडर आते हैं, उन सभी में कहीं भी अगर मान लो कोई भी पोस्टेड है तो वो क्या आएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा। लेकिन जैसे जो पोस्ट होगी प्रेसिडेंट की होगी, वाइस प्रेसिडेंट होगी, तो इस तरह की जो पोस्टें हैं वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती हैं। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो अगर कोई पहले वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा, वो एलिजिबल है, क्वालिफाई करेगा इलेक्शन के लिए। इसके बारे में और अगर आपको डिटेल जाननी है, मैंने पूरा उसमें डिटेल में बताया है। जो हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक था, कब का टॉपिक, जो मैंने वीकली टॉपिक पढ़ाया था, पूरा एक वीक पढ़ाया था प्रेसिडेंट का, उसमें डिटेल में मैंने बता रखा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और इसके लिए क्या कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। तो चलिए, ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। अगर आप सिटीजन हैं, इंडिया के, भारत के नागरिक हैं, 35 साल आपकी उम्र हो चुकी है, इसके साथ साथ अगर आप राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो बनने के लिए आप क्वालिफाइड हैं, और लास्ट में आपको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं, आप क्वालिफाई कर रहे सकते हैं, और आप क्या है, जो अपना नामांकन है इलेक्शन कमीशन में जाकर के नामांकन अपना कर सकते हैं, अपना नामांकन भर सकते हैं फॉर्म। तो चलिए, ये तो हो गया हमारी क्वालिफिकेशंस। अभी इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसका टर्म कितना होता है, 5 साल का होता है। इसके बारे में एक चीज देख लेते हैं, जो पावर्स एंड फंक्शन है, जिनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या होती है पावर्स एंड फंक्शन। सबसे पहली पावर क्या है, ये होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। किसके, राज्यसभा के। तो जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं। उनको सिलेक्ट ही इसलिए किया जाता है कि वो क्या करेंगे, फिर बाद में जाकर के राज्यसभा के जो मतलब जो हमारी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उनको चेयरमैन करते हैं, चेयर करते हैं। उनको किसको कहते हैं, इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसलिए इनको कहते हैं। सेकंड पावर हमारी क्या है, सेकंड पावर हमारी ये है कि ये जो सैलरी लेते हैं, सैलरी ये वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं लेते हैं, ये लेते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये क्या करते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर सैलरी लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ये सैलरी नहीं लेते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और लास्ट पॉइंट, एक्ट्स एज President of India whenever there is vacancy। प्रेसिडेंट बीमार हैं, बाहर गए हैं, या किसी भी तरह से किसी की डेथ हो गई है, या उनको हटा दिया गया है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस वगैरह के थ्रू, तो उस टाइम पर क्या हो जाती है, वैकेंसी हो जाती है हमारी किसमें,
जो हमारी पोस्ट होती है, ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, तो उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए इनको वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है। वरना ये क्या होते हैं, ये एक तरह से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ही होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। जब भी क्या होता है, हमारी वैकेंसी हो जाती है, किसी भी वजह से डेथ हो गई है, या फिर किसी बीमार है वो प्रेसिडेंट जो हमारे, या फिर किसी वजह से वो बाहर है, आउट ऑफ कंट्री है, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट कौन संभालेगा, हमारा वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। और एक बात नोट कर लीजिए, जब भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो जितने भी प्रिविलेजेस, सुविधाएं हैं, भत्ते हैं, जो भी पावर्स है जो प्रेसिडेंट की होती हैं, वो सभी इनको मिलती हैं। इतने जो प्रेसिडेंट के भत्ते हैं वो इनको मिलेंगे। उनको फिर उस टाइम पर राज्यसभा के जो चेयरमैन के तौर पर भत्ता नहीं मिलेगा, उसकी पावर्स राज्यसभा के मेंबर की, चेयरमैन की नहीं होगी। उस टाइम पर कौन करेगा एक्ट, उस टाइम पर जो चेयरमैन का क्या होगा, चेयरमैन को पोस्ट कौन संभालेगा, जो वाइस चेयरमैन होता है राज्यसभा का, वो संभालेगा। इसलिए ये सारी सुविधाएं किसको मिलेंगी, उसको मिलेंगी। और जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको क्या सुविधाएं मिलेंगी, उनको सुविधाएं मिलेंगी हमारे प्रेसिडेंट की सभी जो भी इम्यूनिटीज है, पावर्स है, फंक्शंस है, जो सैलरीज वगैरह है, वो सभी किसकी मिलेंगी। और कहाँ रहेंगे ये प्रेसिडेंट के तौर पर अगर एक्ट कर रहे हैं तो ये रहेंगे राष्ट्रपति भवन में। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कहता है, वो कहता है कि अगर मान लो वैकेंसी है पोस्ट कहाँ पे, प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, आपको ये नॉर्मल पता होना चाहिए कि अगर वैकेंसी है और उस टाइम पर ये एक्ट कर रहा है प्रेसिडेंट के तौर पर, तो पूछ लेगा कि उस टाइम पर वो सैलरी प्रिविलेजेस किसके तौर पर वो प्राप्त करता है। ऑप्शन में दे देगा आपको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, चेयरमैन ऑफ, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या फिर इसके साथ साथ प्रेसिडेंट, नन ऑफ द अबव दे देगा ऑप्शन। या इसके साथ साथ और भी कुछ दे सकता है कि हमारा मान लो स्पीकर ऑफ राज्यसभा हो गया, लोकसभा सॉरी। तो ये 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पता है कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो पोस्ट सही है, वो क्या है, वो ऑप्शन हमारा सही है। तो जिस टाइम पर प्रेसिडेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है उस टाइम पर प्रेसिडेंट के तौर की सैलरी लेगा, प्रिविलेजेस लेगा, पावर्स लेगा। और जिस टाइम पर क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है, उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट की तो कोई पोस्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी पोस्ट है, जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा का, उसकी पोस्ट है। तो उसके तौर पर ही जो पावर्स है, प्रिविलेजेस है, वो सभी प्राप्त करेगा। तो चलिए इसमें यहाँ तक हो गया। इसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे दे रखा है इसमें। साथ साथ नोट करो, नोट करोगे तो आपके लिए फायदा होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं है। अगर आप नोट नहीं करोगे आपका ही नुकसान है, आपको दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आपको अगर याद रखने में दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आया कोई पॉइंट, तो आप उसको कैसे याद रखोगे। अगर आप नोट्स बनाओगे अपने हाथ से तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और आपको एक एक पॉइंट, छोटे से छोटे बारीकी आपको यह याद रहेगी। तो चलिए यहाँ तक के नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। इसमें क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है इलेक्शन के तौर पर। इलेक्शन क्या होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इसमें भी इलेक्टोरल मेंबर के थ्रू होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू ही इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट में मैंने बताया था, प्रेसिडेंट में इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस जनता हमारी डायरेक्ट क्या है, नहीं चुनती है। इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू इनके क्या होते हैं, जो इलेक्शन होते हैं। और कैसे होते हैं, जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है और जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें काफ़ी फर्क होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था, क्या होते हैं उसमें होते हैं एक तो अगर राज्यसभा प्लस लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो नहीं होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसके साथ साथ ये राज्यसभा व लोकसभा क्या बन गई है, पूरी हमारी पार्लियामेंट। इसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, असेंबलीज ध्यान रखना, विधानसभाएं, विधान परिषद नहीं विधानसभा, उसके मेंबर्स। और उसके साथ साथ जो दिल्ली है और पुडुचेरी है उसके विधानसभा के क्या है, मेंबर्स। ये सभी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये सिर्फ इनमें से भी क्या है,
जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं सिर्फ वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो हमारा इलेक्टोरल कॉलेज, ये हो गया हमारा किसका, ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट का। अभी अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो क्या आता है इसमें, इसमें सिर्फ एक ही आता है कि जो राज्यसभा है प्लस लोकसभा उसके इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये सभी क्या आएंगे, ये सभी आएंगे। और जितना भी और बच गए सारे, लेजिस्लेटिव असेंबली बच गई, दिल्ली बच गई, पुडुचेरी बच गई, तो उन सभी के लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा है, विधान परिषद है, उन सब के मेंबर्स नहीं आएंगे। और ना ही इसमें क्या है, जो इसके बाद क्या है, इसमें सिर्फ क्या है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इसमें दोनों आएंगे। इसमें इलेक्टेड थे सिर्फ, नॉमिनेटेड मेंबर्स जो नहीं थे, क्योंकि नॉमिनेटेड को क्या है, खुद जो प्रेसिडेंट है वही क्या करते हैं, उनको इलेक्ट कर नॉमिनेट करते हैं, उनको अपनी पोस्ट पर रखते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट नहीं उनको चुना है तो प्रेसिडेंट के क्या है, उसके खिलाफ क्या है, उसके साथ में वोट वगैरह वो उसके लिए नहीं दे सकते, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसमें क्या है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड सभी मेंबर्स को क्या है इसमें इंक्लूड किया जाता है। और राज्यसभा प्लस लोकसभा के मेंबर, यानी सिर्फ जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं वही क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा कोई भी मेंबर, चाहे स्टेट का हो चाहे कहा यूनियन टेरिटरी का हो, कोई भी उसमें क्या है पार्टिसिपेट नहीं करेगा। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी बढ़ता हूँ हमारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो चलिए प्राइम मिनिस्टर के बारे में देख लेते हैं। अभी इसमें 2-4 पॉइंट ही हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है। पहली बात तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है वो आपको बताना चाहिए। ये होता है लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। तो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें जो भी मेजॉरिटी पार्टी क्या है, जिसके 50% से ज्यादा वोट हैं, उनका जो लीडर चुना जाता है, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, वही क्या बनता है, आखिरी में जाकर के प्राइम मिनिस्टर बनता है। और वही क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एलिजिबल होता है। सेकंड पॉइंट, इसको अपॉइंट कौन करते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वही अपॉइंट करते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि किसी को भी उठा करके प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर वो रख देंगे। उनके लिए क्या है, वो सिर्फ उसी को रखेंगे जो क्या होगा, जो मेजॉरिटी पार्टी के द्वारा अपना लीडर चुना जाएगा, उसी को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा क्या है, थर्ड पॉइंट, जो मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स नहीं, मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स कौन से हो गए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं, तो उन सभी को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा जिनकी लिस्ट किसके द्वारा दी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर्स एज सजेस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जिस बंदे की नाम प्राइम मिनिस्टर ने दिया है उसको प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा, और जिसका प्राइम मिनिस्टर ने नाम नहीं दे रखा है लिस्ट में, लिस्ट ऑफ जो मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो भी मिनिस्टर्स हैं कि भी इसको क्या है, इसको मिनिस्टर बनाना है, वो सभी क्या कौन करेगा डिसाइड, प्राइम मिनिस्टर करेगा। लेकिन अपॉइंट कौन करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं कर सकते। जिसको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने नाम दे दिया कि इसको मिनिस्टर बनाना है तो वो मिनिस्टर बन गए, ये समझो। और जिसको नाम नहीं दिया, जिसका नाम, वो मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये चीज क्या है, ये साफ है, आप क्लियर कर लीजिए यहाँ तक कि भी आप प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं चलती है। यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम क्या है, सिर्फ शपथ दिलाना है। वो सिर्फ क्या है, नॉमिनल हेड है। तो ये पॉइंट क्या है, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। इसको मैं दोबारा से ये लिख देता हूं साफ करके, आप यहां तक नोट कर लीजिए, ये तीसरा पॉइंट तक कि भी सभी जो मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो कौन अपॉइंट करते हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं।
लेकिन अपॉइंट हमारे कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की मर्जी के बिना किसी भी मिनिस्टर को, किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। क्या मैंने क्या बताया था अभी, जो प्रेसिडेंट होते हैं इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड एंड प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। तो जो गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो हमारा स्टेट है नेशनल, जो नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट होती है, उसका हेड कौन होता है, उसका रियल हेड होता है रियल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो एक्शंस लेता है। तो रियल एक्शन कौन लेता है, जो पावर्स है किसके पास होती हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। लेकिन नॉमिनल पावर्स का मतलब क्या है, सिर्फ नाम की पावर, नाम मात्र की पावर्स क्या है, प्रेसिडेंट के पास होते हैं। सिर्फ नाम चलता है कि भी जो भी एक्शंस वगैरह लिए जाते हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, जो भी बाहर क्या है, जो विदेश में किसी के साथ एमओयू वगैरह साइन करने हैं, तो किसका नाम चलेगा वहां पे, सिर्फ प्रेसिडेंट का नाम चलेगा। लेकिन एक्शंस कौन लेगा उनके ऊपर, कि भी क्या, कौन सी डील में क्या कुछ करना है, या फिर कौन सा जो कानून है कैसे बनाना है, तो उसमें सिर्फ नाम चलेगा प्रेसिडेंट का। और जो एक्शंस वगैरह लिए जाएंगे, जो भी पावर्स वगैरह होंगी, वो सभी प्राइम मिनिस्टर के पास होंगी। इसलिए इसको रियल एग्जीक्यूटिव हेड भी कहा जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए पॉइंट। ये हमारा प्राइम मिनिस्टर के बारे में हो गया। अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तक मैं रफ कर देता हूँ और नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो गया, मंत्री जो भी परिषद हैं, जो मंत्री परिषद है, मतलब जितने भी मंत्री हो गए हमारे यूनियन गवर्नमेंट के, वो सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाए जाएंगे। और ये क्या आता है, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ये मैंने पहले पॉइंट में बता दिया है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन सिलेक्ट किसके द्वारा किए जाते हैं, भाई किसको मंत्री बनाना है, सिलेक्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये क्या आते हैं, इनकी एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स जो पार्लियामेंट होती है हमारी। तो जो पार्लियामेंट में एक्शंस वगैरह लिए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि अगर मान लो किसी मिनिस्टर ने कोई कानून वगैरह पारित किया है, उसको पेश किया है, उसके बाद ही वो पारित होगा, तो सभी क्या है, जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सभी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उसको क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कि भी क्या है, किसी भी एक पार्ट ने, किसी भी एक मिनिस्टर ने इनमें से क्या है कोई एक्शन लिया है, तो उसके लिए पूरे की पूरी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्या है उस सभी की क्या है मंजूरी से ही वो कानून कोई भी पारित होता है। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो हमारा टुवर्ड्स था पार्लियामेंट हो गया। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है कि अगर मान लो हमारा क्या होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी मिनिस्टर से क्या है खफा है, उनकी बात कोई प्राइम मिनिस्टर जो मान नहीं रहा है, या उसको क्या है उनके जो एक्शंस हैं, उनकी जो विचारधारा है उनसे मिल नहीं रही है और उनके खिलाफ चल रहे हैं, तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं कि भी आप रिजाइन कर दो, मुझे आपका काम नहीं पसंद आया, आपके साथ मेरी नहीं बन रही है, आप रिजाइन कर दो, सीधी बात है। तो रिजाइन करना पड़ेगा उसको। अगर वो रिजाइन नहीं करता है तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट को कह दें कि इसका क्या है, इसको क्या है बर्खास्त कर दो, इसको खत्म कर दो इसके कार्यकाल को, और यहाँ इसको अभी क्या है यहाँ पे मंत्री पद से हटा दो। तो ये होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास पावर, इतनी पावर होती है हमारी। और इसके साथ साथ जो हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं वो जितने भी मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने मिनिस्टर आते हैं उन सभी का जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या कह लीजिए मिनिस्ट्री,
जैसे हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उनके पास क्या है अभी, जो हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है यानी कि, और उसके साथ साथ जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है। तो इस तरह से जो क्या है वो मिनिस्ट्री क्या आती है, पोर्टफोलियो उसको कहते हैं। तो वो कौन अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स में, वो अपॉइंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। और अगर उनका मन करे तो वो क्या है किसी के भी डिपार्टमेंट, किसी का भी क्या है मिनिस्ट्री, किसी का भी पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं, किसी को दूसरे को भी दे सकते हैं, या फिर उससे बिल्कुल ही छीन सकते हैं। ये काम क्या कर सकते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हमारे कर सकते हैं, उनके पास ये सभी पावर होती है। और अगर मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कर दिए, रिजाइन कर जाते हैं, तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, वहाँ पे बर्खास्त हो जाती है और रिजाइन हो जाते हैं, उनका रेजिग्नेशन अपने आप वहाँ पे हो जाता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या होते हैं, इन सभी के क्या होते हैं, लीडर होते हैं। और अगर लीडर ही नहीं होगा तो मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, या जो हमारी क्या है नीचे वाली जो पार्टी है, मेजोरिटी पार्टी, वो कैसे रूल करेगी, बिना प्राइम मिनिस्टर के कोई रूल नहीं कर सकता। तो प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन होते क्या होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन कर जाती है। और उसके साथ साथ जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं, और अगर मान लो लीडर है उनके पास, जो मेजोरिटी पार्टी के पास, तो वो अपना लीडर अपॉइंट कर देते हैं नया प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। और उसमें क्या है, इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा उसको अपनी मेजोरिटी साबित करनी होगी वहाँ पे लोकसभा में। क्या होता है, उसको फ्लोर टेस्ट कहते हैं, कि भी आपको फ्लोर पर जो मतलब वहाँ पे वोटिंग वगैरह करवाई जाती है कि फेवर में कौन है और क्या है अगेंस्ट कौन है। तो उसमें अगर मान लो उनकी मेजोरिटी साबित हो जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वरना उनको क्या है रिजाइन करना पड़ेगा और दोबारा से इलेक्शन होंगे। चलिए अभी हमारा बच गया है लास्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बारे में देख लेते हैं। तो लास्ट हमारा क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आज का टॉपिक। ये क्या होते हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। जैसे प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी तरह फर्स्ट लॉ ऑफिसर क्या किसको कहते हैं, हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहते हैं। ये क्या होते हैं, जितने भी लीगल मैटर्स हैं किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सभी में कौन सजेशन देता है, एक्ट, एड्स एंड एडवाइस। कौन करता है, एडवाइस देता है, सहायता देता है, वो देता है लीगल मैटर्स में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके लिए क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशंस हमारी क्या है कि भी इनको क्या होना चाहिए, शुड बी एलिजिबल टू क्वालिफाई एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज पर अगर आपको क्वालिफाई, मतलब अगर आपको क्या है, आप वो सभी कंडीशन फुलफिल करते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो सकते हैं, तो आप क्या है, वो आप एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर। इसमें एक और पॉइंट बच गया हमारा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट बट कांट वोट। पार्लियामेंट का हमारा मतलब यहाँ पे क्या है, राज्यसभा लोकसभा दोनों से है, तो दोनों की जो प्रोसीडिंग्स है, जो करेक्ट चलता है, उसमें क्या है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन वहाँ पे अगर कोई वोटिंग वगैरह का होती है तो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रोसीडिंग्स में वहाँ पे बैठ सकते हैं और उनका क्या है वहाँ पे प्रोसीडिंग्स वगैरह देख सकते हैं। ये हमारी होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जितने भी लीगल मैटर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सभी को कौन संभालता है, उन सभी में एडवाइस देता है, सहायता करता है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और क्वालिफिकेशन के लिए आपको जो अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर क्वालिफाई होना चाहिए, एलिजिबल होने चाहिए आप, ये हमारी क्या होती है, कंडीशंस होती है। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो प्रोसीडिंग्स है पार्लियामेंट की उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोटिंग वगैरह वहाँ पे नहीं कर सकते। तो ये था हमारा क्या था, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो हमारा अगला होगा इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर, उसमें हम जो यूनियन
लेजिस्लेटिव है, यानी राज्यसभा और लोकसभा, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। और उसके बाद हम स्टेट जो असेंबलीज हैं, स्टेट असेंबलीज है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर होगा? राज्यसभा लोकसभा के ऊपर होगा। उसमें क्या क्या कानून होते हैं, क्या क्या प्रावधान होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो हमारा तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचा दीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई पॉइंट अगर इसमें लगता है कि गलत था या फिर कोई छूट गया पॉइंट इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो हम आपको करवा देंगे। तो ये बता दीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितनी भी लेक्चर्स हैं, उन सभी की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच।